यस स्टूडेंट्स, तो सेकेंड सेशन हम लोग देखेंगे 15 क्वेश्चंस। फर्स्ट सेशन में देखे हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज इनसोल्युबल इन वाटर। कौन सा हाइड्रोक्साइड ऐसा है जो आपका इनसोल्युबल पानी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें कैल्शियम का है, बेरियम का है, मैग्नीशियम का है, बेरिलियम का है। तो यहाँ पे जो भी आपको मेटल हाइड्रोक्साइड दे रखे हैं, इसमें जो मेटल है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? सेकेंडरी से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। जब सॉल्बिलिटी की हम बात करते हैं, इन पानी में इनसॉल्युबल होने का मतलब कि वो उसके पास पोलर नेचर नहीं है। आपको एक चीज दिखना है, पोलर नेचर नहीं है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल से पोलर, तो लाइट जो लाइक पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा, तो नॉन पोलर वाले को यहाँ पे सर्च करना है, जो आपका लीस्ट पोलर होगा। तो सेकेंड का हाइड्रोक्साइड अगर बात करें, टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं, तो उनकी सॉल्बिलिटी क्या होती है? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम आने पे सॉल्बिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है। अच्छा, क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज लेटेस्ट एनर्जी की जो वैल्यू है दैट विल डिक्रीज, तो रैपिडली वहां पे। अच्छा, कैसी कंपेरिजन में लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए विद हाइड्रेशन एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्बिलिटी ज्यादा होती है, और लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्बिलिटी होगी ही नहीं। तो सबसे लेटेस्ट एनर्जी कहाँ पे मिलेगी आपको? हो जाएगा सबसे फर्स्ट कंपाउंड इज बेरिलियम। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट है। फिर ऐसे भी समझ लो, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, जिसकी वजह से कोवलेंट कैरेक्टर को होल्ड करने लगता है, ठीक है। यहाँ पे खजान रूल आपको डिस्कस किया था, बस वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 का। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फर सल्फर, ठीक है, एस8 की फेज में होता है ये, ठीक है। रिएक्शन की बात करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एस8, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने आपको पी ब्लॉक में डिस्कस करी थी बहुत ही सही ढंग से, और अलग तरीके से भी डिस्कस की थी कि यहाँ से क्या होगा। सबसे पहले कि जो सल्फर है, यहाँ से आप एक्वस मीडियम की रिएक्शन कराओ। पहले NaOH का एक्वस आएगा, सल्फर से रिएक्शन करेगा, ठीक है। और रिएक्शन करने का बनाएगा आपका H2H2O3। ये डिस्कस किया था अपन ने। मैकेनिज्म, आप मैकेनिज्म का लेक्चर देख लो आप मेरा सर्च करके, H2H2O3, है ना, थायोसल्फेट, ये बन जाएगा। अब इसके बाद, अब इसके साथ रिएक्शन करेगा आपका फर्दर NaOH। अब रिएक्शन करेगा NaOH, ये एसिड बेस बन गया। अब सीधा आंसर बना लो आप, यहाँ से बन जाएगा Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट बनेगा। बाकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी तो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो आप देख लो इसका आंसर कौन सा है। नहीं, पहला तो गलत, टेट्रा नहीं, थायोसल्फेट दिख रहा है, ये सेकंड सही, गलत हो जाएगा, गलत। इसका सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। याद है, आपको ध्यान देना है, थायोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 18, H2O2 can be obtained when following react with H2SO4 except with, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ लो। H2O2 कैन बी ऑब्टेन्ड, H2O2 को अपन पेरोक्साइड को कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं? व्हेन फॉलोइंग रिएक्ट विद H2SO4 एक्सेप्ट, किसको? एक को छोड़ के। कौन सा एक ऐसा ऑक्साइड है जो रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा? तो मैं ना सबके रिएक्शंस आपको बताता हूँ एक बार, देखो। यस, सबसे पहले देखो, मैं रिएक्शन लेता हूँ बेरियम ऑक्साइड, ठीक है, BaO2 ले लिया। इसके साथ अपन फॉलो करेंगे डाइल्यूट NaOH। देखो क्या बनेगा आंसर, यहाँ से बच्चों बन जाता है आपका डाइल्यूट, सॉरी NaOH नहीं बेटा, H2SO4 बन सके, डाइल्यूट H2SO4, तो एक बेरियम का सल्फेट सॉल्ट बन गया, प्लस बन जाएगा H2O2, H2 यहाँ से O2 यहाँ से, आंसर बन गया। वैसे अगर आप इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो Ba+2 की स्टेट में होगा, O2-2 की स्टेट में होगा। तो ये बच्चों ऑलरेडी पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड का मैकेनिज्म अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो पेरोक्साइड बेटा सामने से H2 तो एक सीधा कर जाएगा, H+H+ भाई ऐसे होगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन -1 एक H+ उधर से, एक H+ यहाँ से, तो आपके H2O4 से आ जाएगा, दोनों इजिली कंबाइन, तो यहाँ से बन गया H2O2, सीधा सा आंसर है, इससे बनेगा H2O2। तो ये नहीं होगा। फिर देखें अपन Na2O2, यही सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ये तो मैकेनिज्म भी बताया था आपने, डिस्कस हम लोगों ने किया था, डाइल्यूट H2SO4। Na2O2 इज पेरोक्साइड ओनली ना, सोडियम का पेरोक्साइड है, क्या बनेगा आंसर? तो Na2SO4 प्लस बन जाएगा H2O2, इससे भी बन गया पेरोक्साइड, तो ये भी कैंसिल। और देखो SrO2 दे रखा है, इसके साथ जब हम फॉलो करते हैं डाइल्यूट H2SO4,
तो यहाँ से देखो क्या बनता है प्रोडक्ट, यहाँ से बनेगा SrSO4 और प्लस H2O2। ये भी सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि Sr क्या होगा, सेकेंडरी का है ना, +2 चार्ज, इस पे -2, ये परोक्साइड हो गया, परोक्साइड हो गया तो यहाँ से आपका H2O2 ही बनेगा। ठीक है, यस, तो ये भी नहीं होगा। अब यही बचा तो आई थिंक यही होगा, PbO2। लो इसका भी लास्ट चेक कर लेते हैं। तो PbO2 इन कंबाइन विद डाइल्यूट H2SO4, एक तो बनेगा लेड सल्फेट सॉल्ट, दूसरा बनेगा यहाँ से H2O, और प्लस बनेगा हाफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था आपने। आप अगर देखोगे तो लेड, लेड किस स्टेट में होगा, कार्बन फैमिली का है। लेड तो आपको पता है नेट पेयर इफेक्ट को फील करता है, +4 में नहीं +2 में आएगा। तो आप बोलोगे सर कि ऑक्सीजन के पास चार्ज कितना होगा, -2। ये आपको दिख रहा है परोक्साइड, बट ये परोक्साइड अनस्टेबल होता है, ये आपका कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है आपके किसमें, सुपर ऑक्साइड के अंदर। ये डिसोसिएट होता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कन्वर्ट करेगा आपको, एक तो ऑक्साइड बना लेगा, दूसरा यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी कर देगा आपका रिलीज। तो इसलिए आपका एक वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाता है और आपका यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो PbO2 के साथ अगर H2, तो वहां से H2O2 आपको देखने को नहीं मिलेगा। H2O2 की जगह आपको देखने को मिलेगा ये दो प्रोडक्ट, H2O एंड हाफ मोल्स ऑफ O2। समझ में आ गया? तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? ऑप्शन हो गया आपका PB। क्वेश्चन नंबर 19, 19 को देखते हैं। इन ए वेसल कंटेनिंग SO3 SO2 O2 at equilibrium, some helium gas is introduced so that total pressure increase while temperature and volume remains constant according to LC principle, the dissociation of SO3। मैं क्वेश्चन को थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे क्वेश्चन कुछ है भी नहीं, आप फिर से समझ रहे हो इसे। एक वेसल है इस तरीके से, ठीक है, क्लोज वेसल। उसमें क्या है, इसमें भर दिया गया है SO3 गैस। ठीक, और कौन सी गैस है इसमें, SO2 गैस, और कौन सी गैस है इसमें, O2 गैस। सब इक्विलिब्रियम पे हैं। सम हीलियम गैसेस, हीलियम गैस आपको पता है इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस का एडिशन अपन ने किया था, हीलियम गैस को इंट्रोड्यूस उसमें ऐड कर दिया गया। तो कह रहे हैं कि टोटल प्रेशर तो बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा। ठीक है, व्हाइल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक, अकॉर्डिंग टू एलसीयू प्रिंसिपल, द डिसोसिएशन ऑफ SO3। तो SO3 के डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना। जब कांस्टेंट वॉल्यूम हो, तो जब कांस्टेंट वॉल्यूम में होगा तो उसमें आपका एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप समझो यहाँ से, तो वॉल्यूम ऑफ, ये जो है ना लिखा है इसमें कि व्हाइल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसकी इनर्ट गैस की वजह से कोई असर ही नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो रिमेंस होगा अनअल्टर्ड। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, for the for the following three reactions ABC, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। तीन रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया उसने। फर्स्ट रिएक्शन है, सेकंड है, थर्ड आप नहीं दिया, बिल्कुल ऑब्जर्व कर लो। CO के साथ वाटर CO2 बनाया प्लस H2 गैस K बन दिया है। CH4 प्लस वाटर तो CO बनाया है, फिर 3 मोल्स ऑफ H2 K2। इसमें CH4 प्लस 2 मोल्स ऑफ H2 CO बन गया है, ताकि आपके 4 मोल्स H2। तो K1 K2 K3 आपको तीन वैल्यूज यहाँ से दे दी उसने। अब बोला कि इन तीनों which of the following relations correct, करेक्ट रिलेशन आपका कौन सा होगा। तो इन तीनों रिएक्शंस को ना अपन सॉल्व करो। जब सॉल्व करेंगे तो देखो, एक सेकंड रुको। इसमें क्या है ना कि दो को फॉलो किया है, तीसरे के बारे में आंसर पूछा है, ये बात है ना। दो को फॉलो किया, तीसरे के बारे में उसने आंसर निकाला। तो ठीक है, तो एक करके देखता हूँ। ये मान लो आपके यहाँ पे थर्ड रिएक्शन है, ये थर्ड में मान ली K3 को निकालता हूँ K1 K2 के टर्म में। चलो, तो इसको अगर मैं निकालूं तो देखो फर्स्ट ऊपर क्या करना पड़ेगा, तो CH4 आना चाहिए, 2 मोल्स ऑफ H2, CO कहीं है क्या, CO तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो सीधा ही कैंसिल हो रहा है, CO से कैंसिल हो जाएगा, CO2 आपका इधर आ जाएगा, और 4 मोल्स, ये तो एडिशन हो रहा है डायरेक्ट। तो ऑन एडिशन, एडिशन करेंगे तो थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन प्लस आपका सेकंड इक्वेशन, ये एडिशन किया अपन ने। ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन में। तो रिलेशन क्या होगा, K3 इक्वल टू आ गया K1, जब एडिशन तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो K1 इंटू K, तो ये आ गया यार, K3 इक्वल टू K1 इंटू K2।
तो एक मिल गया ना, मैच ही करेगा सीधा, ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी का आप चेक करोगे तो मुझे तो वो गलती आएगा, रिलेशन चेक करके देख लेना। ये तो कोई रिलेशन होगा नहीं, ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, बिकॉज K3 इक्वल टू, ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी आप चेक कर लेना, लेकिन थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही आ रहा है। आगे स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। An industrial fuel, water gas, which consists of a mixture of H2 and CO, can be made by passing steam or red hot carbon. The reaction is, reaction आपको दे दी है, endothermic है, delta S positive में है। The yield of CO and H2 at equilibrium would be shifted to the product side। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट कर रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब देखो, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं टी की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट, ये आपको पता है, तो हीट किधर लेके जाएगी? टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। तो टी बढ़ाया तो टी किधर एब्जॉर्ब होगा? टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही स्टेटमेंट है। रेजिंग द रिलेटिव प्रेशर ऑफ द स्टीम, तो रिलेटिव प्रेशर इक्विलिब्रियम जाना है, तो प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो गैस देखो यहाँ पे है ना, तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? तो बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड में जाना चाहिए। तो प्रेशर बढ़ाने, राइजिंग द रिलेटिव प्रेशर ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, गैस, यही वेपर्स है, और ये बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड जाएगा। बिल्कुल सही है, ये सही है। एडिशन हॉट कार्बन, हॉट कार्बन से यार देखो मुझे लगता है कोई असर पड़ेगा, ये गलत है। सॉलिड है ना वो, उससे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। राइजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे heat level to reactant reducing the volume of system, सिस्टम, पूरे सिस्टम के वॉल्यूम को कम किया जाए, उससे कोई असर ही नहीं होगा। इसका ए और सी आना चाहिए, मतलब फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। यस, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को अपन ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर विल फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। In each of the following reactions, the increase in volume of container will favor formation of product। तो कहाँ पे आपका वॉल्यूम बढ़ाया जाए जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन हो जाए? तो वही, तो देखो, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज। क्यों भाई? पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ते हैं ना हम लोग, उसमें ये सब कांस्टेंट हटा दो तो पी तो होता है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पी की, अगर बी की वैल्यू बढ़ रही है तो पी की वैल्यू कम होगी, ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम। हम्म, तो इसमें देखो फर्स्ट में क्या है? कार्बन सॉलिड है। हम्म, और आप डेल्टा एनजी इक्वल टू आरटी से सॉल्व कर, डेल्टा एनजी भी निकाल सकते हो, उससे भी सॉल्व कर पाओगे, वो भी आंसर बताएगा। तो यहाँ से क्या है, आपको वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, तो प्रेशर होगा कम, तभी जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो डेल्टा एनजी फर्स्ट करके कितना आएगा? तो 2 इधर हो गया प्रोडक्ट साइड में, तो 1 आएगा, डेल्टा एनजी 1 आएगा। सेकंड में कितना डेल्टा एनजी आएगा? 2 - 2 0, नो इफेक्ट, हटा दो पहले। इसमें देख लो, सेकंड तो हो ही नहीं सकता है इसका। अमोनिया दे रखा है, यहाँ से क्या लिक्विड, तो इसे कैंसिल कर दो। ये देखो 4 ये हो गए, और ये कितना होगा? 4 5 9 9, तो 4 - 9 करेंगे, तो 4 - 9 मतलब -5 डेल्टा एन जी। और लास्ट वाले में कितना होगा? 2 - 3 मतलब -1। तो जो नेगेटिव वाले हैं वो तो भाई कैंसिल हो जाएंगे, वही नेगेटिव से कोई असर पड़ेगा ही नहीं ना। ठीक है, तो डेल्टा एन जी यहाँ से कोई इफेक्ट नहीं, तो डेल्टा एन जी जहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है। और वैसे भी आपको पता है कि डेल्टा एन जी में हम केपी इक्वल टू केसीआर डेल्टा एन जी फॉलो करते हैं। तो डेल्टा एन जी का रिलेशन हम फॉलो, जहाँ पे डेल्टा एन जी पॉजिटिव आएगा वहाँ पे आपका वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बाकी प्रेशर से मतलब ही नहीं है, वो तो डिक्रीज होगा ही, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। जहाँ पॉजिटिव आएगा वहीं पे क्लोज जाएगा, तो रिजल्ट हमारा कौन सा होगा? 1। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डेल्टा एन जी के बेस पे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अमोनियम कार्बोनेट डिसोसिएट किया गया है, ठीक है, बन गया रिएक्शन। इन ए क्लोज्ड वेसल्स containing ammonium carbonate in equilibrium, ammonia is added such that partial pressure ammonia now equal to original pressure। ठीक है,
कैलकुलेट द रेशियो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नाउ टू ओरिजिनल प्रेशर ऑफ CO2। तो आपको वही क्या निकालना है, आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाई टोटल प्रेशर, इसका रेशियो निकालना है। देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व होगा। रिएक्शन आपको लिख के दे रखी है, ये सॉलिड दे रखा है, ध्यान दो, इसका कोई असर पड़ेगा नहीं। टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे ये कितने होंगे दोनों, प्रोडक्ट जीरो जीरो, ये कुछ होगा नहीं, हटा दो उसे, कोई मतलब नहीं उससे। अब टी इक्विलिब्रियम पे तो अभी भी ये फिनिश कर दो, ये कितना होगा 2p प्रेशर, ये गैस है, और इसका कितना प्रेशर p, ये समझ में आ गया। तो जब मैं इसका kp निकालूंगा तो kp पार्शियल प्रेशर फॉर अमोनिया, अमोनिया के कोफिशिएंट टू द पावर 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये केपी आ गया। केपी कैसे लिखा मैंने, देखो फटाफट समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि अमोनिया को ऐड किया गया है, इफ अमोनिया NH3 इज एडेड एंड द प्रेशर ऑफ अमोनिया आफ्टर एडिशन एट इक्विलिब्रियम इज 3p, समझ में आ गया, यहाँ से 3p हो जाएगा। अमोनिया को आपने ऐड किया, तो अमोनिया को ऐड करने पे जो प्रेशर ऑफ अमोनिया आफ्टर एडिशन, तो वो टोटल कितना होगा 2p प्लस 3p। और भाई इसका कितना है 2p है, ये p है, 2p प्लस p, तो ये आपको 3p, 3p तो मिलेगा ना एट इक्विलिब्रियम, तो kp, तो kp इक्वल टू हो गया, ये आपको प्रेशर का टर्म दे रखा है, तो kp को मैं क्या बोलूँ 4p, ये सीधा कितना होगा 4p, p प्रेशर जोड़ा गया ना, तो ये 3p प्लस p मतलब 4p, तो ये हो गया आपका 4p, 4p उसका क्यूब हो जाएगा सीधा 4p क्यूब, और ये हो जाएगा आपका Cp का स्क्वायर एन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ से आ जाएगा, प्रेशर ऑफ CO2 कितना आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और P भी साथ में है, तो रेशियो भी आ जाएगा सीधा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइड बाई P, ये आ जाएगा 4:9। आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। इसका सही आंसर होगा 4/9, 4/9 कोई यस, थर्ड ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। देखो 24 में क्या दिया है, what is the minimum pH required to prevent the precipitation of ZnS in a solution that is 0.01 capital M ZnCl2 and saturated with 0.01 H2S ना। KSP की सॉल्युबिलिटी पाउडर वाला क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूँ। आपको सॉल्ट क्या है ZnCl2 ZnS, तो ZnS, तो इसको आप आयोनाइज करो, तो जिंक सल्फाइड को जो हम आयोनाइज करेंगे तो ये बनेगा आपका Zn+2, और सल्फर पे चार्ज होगा -2, ठीक। इसका KSP लिख लो आप, तो KSP की वैल्यू आपकी यही होगी जो ऊपर आपने लिखी है, ठीक है। Zn+2 मल्टीप्लाइड सल्फर पे -2 चार्ज, कौन सी वैल्यू गिवन है इसकी, KSP वैल्यू ये गिवन है 10⁻21। और कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है आपको, ZnCl2 सैचुरेटेड 0.01 है इसका, तो सल्फाइड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो सल्फर पे -2 चार्ज, इसकी वैल्यू होगी 10⁻21 डिवाइड बाई 0.01। इससे आप सॉल्व करोगे 10⁻19 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपकी सल्फाइड की वैल्यू 10⁻19। अब आप यहाँ से इसका, हाँ क्वेश्चन में, ठीक है, 10⁻20 ये रिलेशन है, देखो ये K1 इंटू K डैश, ठीक है, वो 10⁻20, और pH पूछा है उसने, तो यार pH के लिए हमें K1 की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो क्या है K1 मल्टीप्लाई K2, क्या होगा, तो वही कर दो यार, उसका H का स्क्वायर हो जाएगा, सल्फर पे -2 है, डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा H2S, ठीक। H2S है ना गैस, यहाँ पे ये H2S आपका यहाँ पे यूज किया गया है सैचुरेटेड इसके साथ, तो उसको एनालाइज करेंगे तो ये आपको मिलेगा, और उसी के लिए आपको, बिकॉज वही एसिड है, बाकी तो दोनों सॉल्ट है ना, ठीक है। अपन ने सल्फाइड की वैल्यू तो निकाली थी वहां से, वो यहाँ पे रखने वाले हैं, और K1 K2 की वैल्यू भी हमें पता है, और H2S के भी कॉन्सेंट्रेशन पता है मोलरिटी में, तो H प्लस आयन आ जाएगा, मैं H प्लस आयन ही चाहिए था, तो 10⁻21 वो वैल्यू आ गई, H प्लस आयन उसकी पावर 2, सल्फाइड की वैल्यू निकाली थी 10⁻19 डिवाइड बाई H2S कितना है क्वेश्चन में दिया 0.1, सबको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से H प्लस जो आ जाएगा वो होगा 0.1, आप सॉल्व करेंगे H प्लस की वैल्यू 0.1, और इसका अगर हम pH लेते हैं माइनस लॉग दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो pH आ जाएगा, pH कितना आएगा इसका 1, तो pH विल बी 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो 1 कौन सा है, अब देखिए ये रहा 1 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25, which solution will contain the largest concentration of hydronium ion? ठीक है, हाइड्रोनियम आयन इन 0.1 कैपिटल एम सॉल्यूशन। हाइड्रोनियम आयन के बारे में पूछा है तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में तो कैसे करते हैं कि जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं भाई उनका तो डिसोसिएशन कंप्लीट ही होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं HCl की बात करूँ या फिर मैं बाकी जो भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं तो फिर बाकी जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड उनका आयनाइजेशन कंप्लीट होता है, मतलब उनका आयनाइजेशन 100% होता है। तो उस केस में H+ आयन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये आपको समझ में आता है, ठीक है। तो उसका कॉन्सेंट्रेशन उसने 0.1 बोल दिया तो ऑब्वियसली वैल्यू काफी हाई है। इसका पीएच मतलब बन के राउंड आपका बैठने वाला है, काफी ज्यादा पीएच है। ये सॉल्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्युबल? लीस्ट सॉल्युबल कौन होगा, तो केएसपी से आंसर बैठेगा इसका, सॉल्युबिलिटी वाला है ना कॉन्सेप्ट 26। तो सबका केएसपी दे रखा, आप एस निकालो, एस की वैल्यू सबसे कम किसकी आएगी, तो कैसे सॉल्व करना है। केएसपी आपको दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आप ना एस की निकालो सॉल्युबिलिटी। दिस एनएस है, एफएस है, सीडीएस है, निकल के साइड है। तो जिसमें सबकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी एस निकालेंगे, वही इसका आंसर होगा बस। तो आप सबका निकालोगे तो देखो मुझे पता है मैं सीडीएस का निकालूंगा सीधा, यहाँ से आंसर बैठ जाएगा। सीडीएस की बात करेंगे आयोनाइज होगा तो CD+ होगा। मैं एक का बता रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो। यहाँ से देखो ये एसओएस सॉल्युबिलिटी इनकी डिफाइन हो गई, हमने इस तरीके सॉल्व करते हैं एसओएस सॉल्युबिलिटी। केएसपी क्या हो जाएगा, केएसपी हो जाएगा एस स्क्वायर, एस इंटू एस, एस स्क्वायर। तो एस निकालना था तो एस इक्वल टू अंडर रूट KSP हो जाएगा। और KSP की वैल्यू सभी की गिवन है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻64। इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो इसका रूट तो ये 2 हो जाएगा और 10⁻32 हो जाएगा। ये वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी, आप निकाल के बाकी भी देख लेना। जो मिनिमम आंसर होगा वही इसका आंसर होगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 27, ए पेयर ऑफ एम्फोटेरिक स्पीसीज। एम्फोटेरिक मतलब द स्पीसीज व्हिच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H+ आयन, ये देता भी और लेता भी है, वही होगा। तो H+ आयन देता भी और लेता भी, दोनों था H+ आयन। ये H+ आयन देगा भी और लेगा भी, दोनों है कार्बोनिक एसिड। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये स्टेबल ऑलरेडी अमोनिया, कुछ देगा कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी स्टेबल है, हाइड्रोनियम आयन भी आपका अनस्टेबल है, तो कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे लीस्ट चेंज ऑफ पीएच विल बी शोन बाय द फॉलोइंग बफर बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। द टोटल वॉल्यूम ऑफ बफर इज 1 लीटर। तो बफर 1 लीटर का मतलब क्या है, सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड, उसका रेशियो 1:1। सॉल्ट डिवाइड बाय एसिड, उसका रेशियो 1:1 होगा। द बेस्ट बफर चेंज इन पीएच विल बी लीस्ट, ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो लीस्ट चेंज जो पीएच की अगर बात की जाती है तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे सॉल्ट और एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका 1:1 में हो, तो वहाँ पे लीस्ट चेंज देखने को मिले। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे बात करते हैं। यस, 29 में देखो क्या पूछा गया है, द पीओएच निकालना 10⁻8 कैपिटल है मैंने OH का। तो POH इज इक्वल टू 10⁻8। ये हो गया लीस्ट, याद है ना, ये हो गया आपका वेरी डाइल्यूशन वाला केस। तो वाटर का भी साथ में ऐड करना पड़ेगा, OH माइनस एंड 10⁻7। तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻7। वेरी डाइल्यूट वाला केस हो गया ना, -8 -6 ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से क्या होगा, ये NaOH का है 1 10⁻8, ठीक है ना। वाटर क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि वेरी डाइल्यूट है, बहुत सारा वाटर, उसका भी OH माइनस आयन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। सीधा सॉल्व नहीं कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसका आपका हो जाएगा POH इज इक्वल टू 7 माइनस लॉग 1.1। तो इसका आंसर आएगा 7 इन क्लोज, आंसर विल बी 6.9। 6.9 इज करेक्ट आंसर, 6.9, यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 में है, what is the H+ ion in mole per liter of solution that is 0.20 capital M in sodium acetate। और एक एसिड दे रखा है, बफर को लेके है, कुछ है नहीं इसके अंदर वैसे तो। देखो सीधा देखो सब कुछ दे रखा है। तो H+ ion कैसे निकालते हैं, कि इनटू एसिड कॉन्सेंट्रेशन
डिवाइड बाई सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। ए की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 10⁻⁵। एसिड कॉन्सेंट्रेशन बोलो जल्दी से कितना है 0.1। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2। बस इसको सॉल्व करो, यहाँ से आप ये सब डेसिमल बाहर 2 से सीधा कैंसिल, 18 हो जाएगा 9, तो 9 इंटू 10⁻⁶ ये इसका आंसर। तो 9 इंटू 10⁻⁶, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सेकंड सेक्शन आपका फिनिश हुआ है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।